लोग बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, है ना। पहले भी बहुत सारा चीज़ बात हुआ था। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या रहा है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया है कि एक नया अध्याय लिखा गया है यूरोप की हिस्ट्री में। इसका एक टर्निंग पॉइंट था जी ह्यूमन काइंड के लिए, और इससे जो ओल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म हो गया, है ना, फ्यूडल लॉस ख़त्म हो गए, और जो सोशल इनइक्वालिटी थे समाज में वो भी ख़त्म हुआ है। और पहली बार जो आइडिया है रिपब्लिकनिज्म यानी कि लोकतंत्र यानी कि जीत के जो जाएगा, और यहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का बात था, समझे। और ये कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज़ था, ये जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ था, जो लॉफ्टी आइडियाज़ था, ये पूरा यूरोप में पेनिट्रेट कर गया। ये चीज़ के बारे में जाने थे, पॉलिटिकल कॉजेज जाने थे, बॉर्बन डायनेस्टी का करप्ट होना, है ना, डिवाइन राइट्स होना, सो ऑन। उसके बाद हमने लुईस 14, 15, 16 के तीनों के बारे में जानकारी लिया था। यही लुईस 14 था जो कि इन्वॉल्व था तुम्हारा 7 ईयर ऑफ वार इन कनाडा, बताए थे इसके बारे में। लुईस 15 ने बोल दिया था कि हमारे बाद जो भी आएगा वो सब ख़त्म ही हो जाएगा, वीक होगा। और ये तुमको देखने को मिला है लुईस 16 के टाइम में, ठीक है। मैरी एंटोनियट जो थे, ठीक है, तो इसने तो क्या किया है तुम लोग जानते ही हो। उसके बाद सोशल कॉजेस हुआ था। सोशल कॉजेस में क्या रीजन्स रहे, नोबल्स का दबदबा, हायर क्लर्जी, लोअर क्लर्जी सब जान लिए थे, कॉमन पीपल का क्या हाल था, टैक्स पे टैक्स पे करना पड़ रहा था। इकोनॉमिक कॉजेस में जान ही रहे हो तो कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा क्रिटिकल था जी, ठीक है। नेशनल इनकम कम थे एज़ कम्पेयर टू नेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा था उस समय, समझ गए ना। इंपॉर्टेंट ऑफिस सब बेचा जा रहा था, जैसे अभी भी देखते हो ना कि बीपीएससी में जाओगे तो बाबा इतना इतना लाख रुपया दो, वो भी तो ऑफिस से बेचना हुआ, करप्शन, फुल करप्शन, है ना। तो उस समय किंग ने अपॉइंट किया था फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, नेकर को किया था, डुरगोड को किया था, हालांकि बाद में रिमूव कर दिया, वहाँ फिर से इसको लाना पड़ा था वापस, फिर से इसको रिमूव किया तो फिर बगावत हो गया था, याद होगा सब तुम लोग को। एंड सो ऑन आगे हुआ है। देखो पर्पस क्या था स्टेट जनरल बनाने का, तो वही है, बैंकरप्सी हो चुका है, सीरियस फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा था, इसलिए लुईस 16 ने स्टेट जनरल को बुलाया ऑन 5 मई 1789, और उसका बहुत कम समय में बहुत सारे घटना हुआ है ना, बहुत सारा घटना हुआ। तो उसके बाद नेशनल असेंबली का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, तो पहले तो ये थर्ड स्टेट्स चैम्बर्स थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी मैन रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड वन इज नोबल्स, थर्ड वन इज कॉमन पीपल के लिए था, और सब सेपरेटली रहते थे, इसी को हम स्टेट जनरल कहते थे। उसके बाद हमने देखा कि जो मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स है वो जॉइंट सीटिंग बोल रहा था, और हर एक को ईच मेंबर को ईच वोट देने के लिए बात कर रहा था। तो ऐसा बात होता तो जीत जाता ये लोग, क्योंकि कॉमन मासेस सही है, मगर पहला और सेकंड वाला को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 17 जून 1789 को ये थर्ड जनरल ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। वही टेनिस कोर्ट ओथ जो कि रिमार्केबल रहा था, तुम लोग जानते हो, ठीक है, क्योंकि हॉल आने नहीं दिया था, तो टेनिस कोर्ट में जाकर वहाँ पे शपथ ले लिया था कि हम संविधान को वहाँ से फ्रेम कर रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। तो 23 जून क्या एक स्पेशल स्टेट जनरल बुलाया गया, जहाँ पे किंग ने बोल दिया कि ये थर्ड स्टेट्स क्या इलीगल है। बहुत दिक्कत हुआ उसके बाद, ठीक है, ये ऑर्डर किया कि थर्ड स्टेट्स अलग अलग बुलाएंगे, मगर दिक्कत हुआ ये चीज़ को लेके, बट थर्ड स्टेट बोला कि ना, किंग का ऑर्डर हम नहीं मानते हैं। तो लुईस 16 ने क्या हुआ, बोला ठीक है आ जाइए, समझ गया, ये सब साथ में रहा, और यहीं पे नेशनल असेंबली रियल टर्म्स में ग्राउंड रियलिटी में तय किया गया कि यस इट इज़ अ नेशनल असेंबली, मतलब सभी लोग हो ना उसमें। कंट्रीब्यूशन क्या रहा जानते हो, मोंटेस्क्यू का क्या रहा है, वोल्टायर, रूसो का, है ना, और भी बहुत सारे थे। उसके बाद इम्पैक्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन का बहुत पड़ा है, क्योंकि तुम्हारा लाइफाइट जो थे फ्रेंच कैप्टन, वो अनुभव लेके आए थे। बस स्टाइल देखो, बस स्टाइल का फॉल होना। अब किंग ने बुला तो लिया है नेशनल असेंबली, किंग के मन में कोई सिंपैथी नहीं है कॉमन पीपल को लेके, थर्ड स्टेट को लेके सप्रेस करने का प्रयास किया गया था। यही कारण तुम्हारा मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी करवा दिया था वर्साइल और पेरिस में, और पॉपुलर जो मिनिस्टर उसको डिसमिस कर दिया गया था, निकर को। लोग को गुस्सा आया, लोग पेरिस से बगावत शुरू कर दिए। स्टेट प्रिजन जो स्टेट था बेस्टाइल का, उसको अटैक कर लिया गया, गार्ड को मर्डर कर दिया गया, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट की तरह हुआ है, ठीक है, और प्रिजनर्स को भगा दिया गया वहाँ से। जिस तरह प्रिजनर भागा है लिबर्टी के लेके, उसी तरह फ्रांस भी आज़ाद हो गया, मतलब दिमाग में, और वहीं से तुम्हारा शुरू हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है।
तो जैसे ही बेस्टाइल गिरा, इसका मतलब यहीं से शुरू हो गया लिबर्टी फ्रांस के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, पेजेंट्स ने दौड़ा दौड़ा के मारा है नोबल्स को, और नोबल्स इतना खतरा में आ गया। तो नोबल्स तो अपना जानते हो कि वॉलेंट्री जो राइट्स था सब वॉलेंट्रीली क्या किया, अपना प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया, फ्यूडलिज्म सर्वडम को एबोलिश कर दिया गया। राइट्स एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट हो रहे, जो बड़े बड़े क्लर्जी मैन तबका उसके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े नोबल्स का जो बड़ा बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मज़ा ले रहा था लग्जरियस लाइफ का, ख़त्म कर दिया, अटैक कर दिया गया। डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यूडल सर्विस का जो भी रिकॉर्ड्स थे सब खत्म, जला दिया गया, बंट आउट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इक्वलिटी को लाने का प्रयास किया गया, क्लास डिस्टिंक्शन पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया। मगर देखो उस समय क्या है कि ब्रेड का, खाने का, रोटी का कमी हुआ पेरिस में 5 अक्टूबर में। तो इसलिए बहुत सारे महिला गए किंग पैलेस में, वर्साइल्स में, पिटीशन अर्जी लेके कुछ कर दीजिए। मगर क्वीन का जो रिप्लाई आया लोग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पकड़ के धर के लाए किंग को, क्वीन को और उसके सन को पेरिस में, और वहाँ से उनका हश्र बुरा हो जाता है, ठीक है ना, गिलोटिन कर दिया गया कमर, ठीक है। तो वर्क ऑफ नेशनल असेंबली 17 अब जो 2 साल का रहा है इसका काम देखो। तो नेशनल असेंबली स्टाइल मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तुम लोग को, ठीक है। देखो नेशनल असेंबली स्टाइल इटसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे घोषित करता है, क्योंकि संविधान बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ, नए संविधान ड्राफ्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, यानी कि नेशनल असेंबली से, जो कि मोनार्की रहेगा, मतलब लिमिटेड मोनार्की रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट का भी रोल रहेगा, नेशनल असेंबली का भी रोल रहेगा, ठीक है। टाइटल्स नोबल्स का ख़त्म कर दिया गया। अब जो जो चीज़ वर्क किए गए, जुडिशरी को फिर से रिमॉडल किया गया, ठीक है। जो टॉर्चर था उसको एबोलिश किया गया, जो तरीका था, न्यू सेंट्रल और लोकल कोर्ट्स को बनाए गए, जजेस को इलेक्ट किया गया, पहले अपॉइंट किया आता था, इलेक्ट किया गया। चर्च के अगेंस्ट भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे ड्रास्टिक एक्शन लिया गया, ठीक है। चर्च के अगेंस्ट मोनास्ट्री को सप्रेस कर दिया है, क्योंकि इसका दबदबा गंदा था। मोनास्ट्री मतलब यहाँ पे चर्च इंस्टीट्यूशन को कहा जा रहा है। एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन को प्रोक्लेम किया है कि भाई कोई भी रिलीजन रहो, रोमन रहो, कैथोलिक रहो, आई डोंट केयर, या प्रोटेस्टेंट रहो, करते रहो, जो इच्छा करो। जो टीथेस था, जो चर्च कलेक्शन करता था चार्ज, उसको ख़त्म कर दिया। और बहुत सारे मेजर्स लिए गए जिसके अंतर्गत चर्च प्रॉपर्टी को नेशनलाइज किया गया, कि पूरा संपत्ति पूरा फ्रांस का है। नेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है। जैसे ही नया संविधान बना लिया गया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, यही नियम ही होता है। अब यहाँ से क्लास वो भी शुरू हो गया था, और यहाँ से क्या क्या, यही पॉलिटिकल क्लब्स, रेन ऑफ टेरर। देखो पॉलिटिकल क्लब्स, द पॉलिटिकल क्लब्स स्प्रंग इन डिफरेंट क्वार्टर्स। जो पॉलिटिकल ग्रुप सब है, क्लब्स मतलब ग्रुप सब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वार्टर्स में पनपना शुरू हो गया। इसमें जो मोस्ट कंसिपिक्यूस था, जो खतरनाक जो था, वो था जैकोबियन क्लब और कॉर्डिलियर क्लब। अभी तक जैकोबियन क्लब ही जानते हो, एक कॉर्डिलियर क्लब भी था। जैकोबियन क्लब को वही रोबेस्पियर हेड कर रहे थे, जो रेडिकल डेमोक्रेट थे मगर रेडिकल थे, समझे। कॉर्डिलियर क्लब को लीड कर रहा था तुम्हारा डैंटन। अब देखो गिरोंडिस्ट का ही बात हुआ था। गिरोंडिस्ट तुम्हारा ग्रुप ऑफ इलोक्वेंट यंग मैन और स्टूडेंट, यानी कि जो नौजवान लोग हैं उसके अंदर, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी चुन के जाना चाहिए, लिमिटेड मोनार्की भी नहीं होना चाहिए। मैडम रोलैंड एक प्रोमिनेंट मेंबर रहा है, ठीक है, गिरोंडिस्ट का। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली मेट इन, नया संविधान के हिसाब से जो नए लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो 1791 में मिलेंगे, क्योंकि 2 साल लगा इनको बनाने में। When the revolution broke out, many of the nobles managed to escape from France. भाग गया फ्रांस से। They carry out propaganda against the revolution in France and try to mobilize support from other countries. और ये लोग बाहर से गया, क्योंकि बाहर में भी डायनेस्टी रूल था, फ्रांस के अगल बगल भी तो डायनेस्टी रूल था। ये लोग बोला कि देखिए नोबल्स हम हैं, हमारा बुरा हाल हो गया, आप भी जो नोबल्स हो आपका भी बुरा हाल होगा, आप लोग कुछ सपोर्ट करिए हमको, अदरवाइज फ्रांस का जो विद्रोह है वो पूरा फैल जाएगा। तो ये लोग डर गया। देखो
इसलिए प्रोपेगेंडा लेके चला कि जो भी रिवोल्यूशन हुआ उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा लेके चला, दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट मांग रहा है। ऑस्ट्रिया पर्सिया आगे आया कि ठीक है हम हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा भी साम्राज्य ऐसा ही है कुछ। पर्सिया जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य लेके बैठा हुआ है। टू कटल देयर एक्टिविटीज लेजिस्लेटिव असेंबली पास लॉस। अब इस तरह का एक्टिविटीज कम हो इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली लॉस पास कर गए। ठीक है, द किंग डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस लॉस एंड यूज हिज वीटो अगेंस्ट। किंग ने क्या किया कि छोड़ो, यानी कि यदि वो सपोर्ट करेगा, हाँ वो बाहर का कंट्री सपोर्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट लॉ पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में कि सपोर्ट करेगा तो हम लोग मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, हम लोग मज़ा लूट लिए हैं उसका, हम बाहर कंट्री को आने नहीं देंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। नोबल साहब भाग गया अपना, तो किंग ने अप्रूव नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि लॉस चाहिए ना जी, तो किंग ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ, किंग लियोपार्ड ऑफ ऑस्ट्रिया इशूड द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ फ्लिंच अगेंस्ट द रिवोल्यूशन, और ऑस्ट्रिया में इस चीज़ के लिए बगावत हो गया वहाँ पे। उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फ्लिंच। फ्लिंच का मतलब क्या है कि जितने भी रिवोल्यूशनरी हैं, अब इसका चीज़ उधर भी आ रहा है, उस कंट्री में भी आ रहा है, तो उस कंट्री में रिवोल्यूशन ख़त्म करने के लिए वहाँ पे लॉ चल रहा है। समझ रहे हो बात को ना? इम्पैक्ट दिखेगा तुम लोग को। वार ब्रोक आउट बिटवीन द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रिया। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट और ऑस्ट्रिया तो तुम्हारा जो था वहाँ से हो गया, शुरू हो गया। रिवोल्यूशनरी आर्मी डिफीटेड हो गया ऑस्ट्रिया में। द वार ऑफ रिवोल्यूशन टर्न अगेंस्ट द फ्रेंच किंग, और इससे क्या हुआ कि फ्रेंच किंग पे असर पड़ा। ठीक है, तो ऑन 10 अगस्त 1790 मोब अटैक द किंग पैलेस एट टुलरिस। टुलरिस में अटैक कर दिया गया। ठीक है, अब देखो अब गिलोटिन होगा थोड़ी देर में। अभी गिलोटिन नहीं हुआ था, अभी उसको रिकवर कर दिया गया, अब गिलोटिन करेगा शायद। देखो, द किंग वॉज सस्पेंडेड एंड इलेक्शंस वर ऑर्डर फॉर अ नेशनल कन्वेंशन टू प्रिपेयर अनदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। देखो कि कितना कुछ हुआ है। किंग को सस्पेंड कर दिया गया और बोला कि इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तब फिर से एक नया संविधान बनेगा कंट्री के लिए। और उसके बाद तुम्हारा दिस वॉज फॉलोड बाय सितंबर मासाकार के हुआ। उसके बाद बहुत गंदा चीज़ हुआ, समझ रहे हो? हाँ, यानी कि मासाकार, इतना गंदा मासाकार हुआ। इसमें क्या हुआ देखो, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एट पेरिस लेड बाय डेंटन मासाकार। बताओ 1500 सस्पेक्टेड जो फ्रेंच किंग को जो सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ पे एक ग्रुप था तुम्हारा, जानते हो डेंटन, जिसको लीड कर रहे थे। हाँ, एक क्लब जो था, कौन सा क्लब था? दूसरा जो क्लब था, हाँ कॉर्डिलियर का जो क्लब का जो अध्यक्ष था डेंटन। ये लोग रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या था, ये लोग बनाया था। ठीक है, इसने मासाकार कर दिया। जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच किंग को, काहे सस्पेंड किया गया है? बोला कि फ्रेंच किंग को ही बैठा दो फिर राजगद्दी पे। तो गुस्सा आया इसको, डेंटन को, और इसके जितने भी चेंगड़ा लोग था, लीडर, इसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन था, 1500 लोग को मार दिया जो सपोर्टर है। देन द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द ऑस्ट्रिया आर्मी एट, और फ्रेंच आर्मी ने डिफीट कर दिया ऑस्ट्रियन आर्मी, क्योंकि वो भी आना चाह रहा है इधर, क्योंकि वो रिवोल्यूशन को दबाना चाह रहा है कि अदरवाइज ये रिवोल्यूशन पूरा फैल जाएगा। समझ रहे बात को ना? तो नेशनल कन्वेंशन जो हुआ है देखो 1792 से 1795, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द नेशनल कन्वेंशन मेट, है ना, 1792 में मिला था, है ना, जब लेजिस्लेटिव असेंबली हटा तो नेशनल कन्वेंशन मिला है। इसने मोनार्की ख़त्म किया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। आप देखो 16 को समरी ट्रायल चला, उसमें वो गिल्टी पाया गया और उसको गिलोटिन कर दिया गया संडे को 21 जनवरी 1973 को। अब गिलोटिन किया गया था। 3 दिन बाद क्वीन मैरी को भी गिलोटिन कर दिया गया। अब भी चले जाइए। अब किंग खत्म, एक नया संविधान बनाने के बाद, और वहाँ पे जो दूसरा पॉलिटिकल क्लब है वो एक्टिव है, तो अब पूरा क्योस हो जाएगा। अब रेन ऑफ टेरर आ जाएगा। नेशनल कन्वेंशन डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ से ना जो किंग का एग्जीक्यूशन होना बहुत बड़ी बात है, तो लोग को बहुत खराब भी लगा कि किंग का एग्जीक्यूशन हो गया। बताओ, तो यहाँ पे दंगा फसाद होना शुरू हो गया। तो इतना साल से जिसका विरासत था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको गिलोटिन कर दिए। तो वही बोला कि जो नेशनल कन्वेंशन जो हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, बोला ना कि होगा संविधान नया बनेगा, वहाँ डिवाइड हो गया, इससे डिबेट हो गया बहुत बड़ा। द मॉडरेट्स डिड नॉट एग्री विद द जैकोबियंस। जैकोबियन जो है, जैकोबियन जो थोड़ा रेडिकल ग्रुप है, जो मॉडरेट्स है
वो इस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जैकोबियंस वाले, क्योंकि जैकोबियंस पूरा रेडिकल है। वो फॉर्म द मेजोरिटी इन द कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन में जो मेजोरिटी है वो जैकोबियन क्लब वाला का है। और मॉडरेट्स वाले भी है, मॉडरेट्स वाले अलग तरीके से सोचते हैं, देश में अलग तरीके से हो, क्योंकि मार धार करके कभी भी कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखो क्या किया, जैकोबियन ने एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बनाया, बोला कि जो भी मॉडरेट्स होगा उसको मार देंगे हम, कि ये जो मॉडरेट्स है, ये मॉडरेट्स दुहाई देता है, इसी की वजह से किंग लोग इतना आगे निकला है और पूरा दबा के रख दिया कंट्री को इतना लंबा साल तक। और जो भी सपोर्ट करेगा मॉडरेट्स लोग किंग को लेके, और किंग के फॉर्म में बोलेगा और हमारे अगेंस्ट बोलेगा, उड़ा देंगे इसको, समझे। यहीं से रेन ऑफ टेरर का आगाज हुआ है और ये फाइनल फेज है रेवोल्यूशन का, क्योंकि यहाँ से दूसरा ही रेन ऑफ टेरर शुरू हो जाएगा। इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, डार्केस्ट पीरियड था, क्योंकि रेवोल्यूशन जिस हिसाब से हुआ उसका परिणाम ही कुछ और हो गया। लोग इसलिए तो रेवोल्यूशन नहीं किए थे कि आदमी का मासाकाट हो। राइट्स ब्रोकआउट हुआ बहुत सारे प्लेसेस में, लियोन्स में, मार्शल्स में, लायंस देखो उसमें मैप में होगा, मार्शल्स भी था उसमें, और अदर सिटीज़ में ब्रोकआउट हुआ था, ठीक है ना। तो देख लो कहाँ पे कुछ जगह पे है, फिर से मैप देख लो, लायंस देख लो, मिल जाएगा। देखो लायंस मार्शल्स दिख गया होगा तुम लोग को, देखो पेरिस ऊपर दिख गया, जाओ मैप, जाओ नीचे जाओ, मैप मिल जाएगा तुमको, नीचे भी लाइन मिल गया, मार्शल्स मिल गया, मार्शल्स नीचे है, कोमल दिख गया तुमको, नीचे जाओ, नीचे जाओ ना, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे डाउन साइड भी है, ऊपर अप साइड जा रही है, बहुत नीचे चली गई, इतना नीचे कौन बोला जाने के लिए, मिल गया तुमको, है ना। तो समझना चाह, देखो अब क्या हुआ, तो राइट सब यहाँ पे हुए हैं, दंगा फसाद। अब देखो 1793 में पहला कोलिशन फॉर्म हुआ यूरोपियन नेशंस का अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। ये जैकोबियन क्लब का जो है, हाँ, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, ये तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है ना। तो ये क्योंकि ये दो ग्रुप था, ये पॉलिटिकल ग्रुप आगे निकल गया और इसने पूरा सत्ता बना लिया फ्रांस में। तो उधर हो गया कि अरे भाई रेवोल्यूशनरी है, ये मैसेज जाएगा दूसरे कंट्री में, वहाँ पे भी पॉलिटिकल क्लब बनेगा इस तरह, तो हमारा तो जीना हराम कर देगा, इसलिए कोलिशन बन रहा है यूरोपियन नेशंस में। तो जैकोबियन सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खत्म जो बना है बेचारा मेहनत करके, ठीक है ना। और कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी विथ फुल पावर्स टू डील विथ एनी सिचुएशन, एक कमेटी बना और कमेटी में बोला कोई भी सिचुएशन को हम डील करेंगे, यानी कि मार धार करके, स्वॉर्ड से, हथियार से। और रोबेस्पियर इसका लीडर था कमेटी का, ठीक है। इट पुट ऑन ऑल द राइट्स स्टेज बाय द रॉयलिस्ट विद इन द कंट्री, जो रॉयलिस्ट थे, जो किंग के फॉर्म में थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट शुरू में बहुत सारे पीपल को तो मार दिया गया कि वो रॉयलिस्ट है, यानी कि रॉयल को सपोर्ट करने वाला, फ्रेंच किंग होना चाहिए। ऐसे विचारधारा वाले लोग जो आ रहे थे, सस्पिशियस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, यानी कि लग भी रहा है, भनक भी लग रहा है कि ये लॉयलिस्ट हो सकता है, मार दो। तो रोबेस्पियर वर्चुअली तुम्हारा डिक्टेटर बन गया फ्रांस का, समझ गए ना। बट हिज अपोनेंट टर्न अगेंस्ट हिम, मगर इसके अपोनेंट्स भी होता ही है, जानते हो। और इसको भी गिलोटिन भेज दिया, बाबू जाओ हवा पानी खाओ तुम। 1790 में इसको भी मार दिया गया। तो यही जो आदमी नाम है, इसका पूरा नाम क्या है, मैक्सिमिलियन डे रोबेस्पियर। बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है, गुस्से में है ना। तो एंड ऑफ रेवोल्यूशन देखो कैसे हुआ, यानी कि रेवोल्यूशन का अंतिम में फिर रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ, है ना। तो रेन ऑफ टेरर जान ही रहा तुम। उसके बाद देखो विद द फॉल ऑफ रोबेस्पियर, रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया। पब्लिक ओपिनियन भी इसके अगेंस्ट ही था, पब्लिक लोग को दंगा कहाँ पसंद होगा, शांति चाहिए। तो रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल सस्पेंड कर दिया गया, ये जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये अच्छा चीज़ के लिए भी था, बोला था एनी सर्कमस्टेंसेस को लड़ने के लिए तैयार है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैकोबियन क्लब को क्लोज कर दिया गया, यही जब जैकोबियन क्लब था जी। नेशनल कन्वेंशन एट लास्ट लुक अप इट्स लॉन्ग निगलेक्टेड टास्क ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इतना बोल रहा था कि हम संविधान बनाएंगे नया, वो तो बीच में रुक गया, कि ये आ गया जैकोबियन क्लब, रोबेस्पियर ऊपर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बना दिया, तो जो इतना लंबा समय रुक गया था, अब ये लोग फिर से सोचेगा कि ना अब फिर बनाएंगे हम लोग, जो पोस्टपोन हो गया ना बिकॉज ऑफ द सत्ता उधर चला गया इसलिए। तो बोला नेशनल कन्वेंशन को जो नेगलेक्टेड टास्क
जो इग्नोर कर दिया था ये लोग, अब ये लोग काम करने वाला है और ये लोग फ्रेंच रिपब्लिक के लिए संविधान बनाने वाला, नहीं कि रिपब्लिक है जी, मोनार्क नहीं है, रिपब्लिक है। ऊपर पे रूल करके ही जाएगा, मतलब चुन के ही जाएगा, हाँ रिपब्लिकन बनेगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखो द एग्जीक्यूटिव वॉज इंटरेस्टेड टू द डायरेक्टरी, जो एग्जीक्यूटिव चलाने वाले होंगे उसके लिए डायरेक्टरी रख दिया गया जिसमें 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, समझते जाओ। लेजिस्लेटिव पावर वॉज इंटरेस्टेड, लेजिस्लेटिव पावर 2 हाउस में रख दिया गया, एक काउंसिल ऑफ 500 है, एक काउंसिल ऑफ एंशिएंट है, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो होता है, समझे। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय पेरिस पे था और उसको तुम्हारा दिया गया काम कि ही वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिफेंडिंग द कन्वेंशन अगेंस्ट द पेरिस मॉब। यदि पर्शियन पेरिस का जो मॉब आया और रोकने के लिए आया इस सब चीज़ को, तो ये कमांडर जनरल बना के भेज दिया गया कि आप काम करिए, और इन्होंने काम किया इसलिए फेमस हो गए थे, बाद में यही डिक्टेटर बन जाएंगे, ठीक है। उनको पेरिस में रखा गया था, बोला गया कि आप डिफेंड करिएगा और कन्वेंशन यहाँ तक संविधान बन जाएगा, ठीक है। डिस्पर्स द मॉब को ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है, और कन्वेंशन को बचा लिया, और इनके यहीं से इनका ब्रिलियंट करियर शुरू हुआ है, ठीक है। और ऑन अक्टूबर 26, 1975 कन्वेंशन डिक्लेयर इटसेल्फ डिजॉल्व, कन्वेंशन को डिजॉल्व कर दिया गया, और यहाँ से डायरेक्टरी टुक चार्ज ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, और यहाँ से डायरेक्टरी जो 5 ग्रुप का मेंबर था जो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करेगा, वहाँ से वो सरकार चलाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत फेमस हो चुका है क्योंकि मॉब को जिस तरह डिस्पर्स किया था, मॉब आया था कि नहीं छोड़ दो, रिपब्लिक फ्रांस नहीं बनेगा, भंग करने के लिए सोच रहा था, फिराक में था। तो रिजल्ट्स क्या हुआ रेवोल्यूशन का, इतना बड़ा रेवोल्यूशन का। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का हुआ, एक नया एरा है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लिए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। दूसरे पार्ट में गए, बॉर्बन डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जो माल प्रैक्टिसेस था चर्च का, हायर क्लर्जी का, वो रेवोल्यूशन ने चेक किया है, ख़त्म किया है उस चीज़ को। रेवोल्यूशन ने फ्यूडल सिस्टम का जितना भी तुम्हारा जो प्रिविलेजेस था उसको ख़त्म किया है। एक नया तरीका लिविंग कैपिटलिज्म, ठीक है, लाया है, जो कि अभी भी प्रैक्टिस होता है यूरोप में। रेवोल्यूशन ने रिजेक्ट किया कि ट्रेंड, ये जुल्मी वाला जो रूल होता है, डिवाइन राइट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, सभी चीज़ को ख़त्म कर दिया। उसके बाद सेम टाइम परमानेंट रिपब्लिक इन फ्रांस को क्रिएट करने का प्रयास किया, ठीक है, वो फेल हो गया, वो अलग बात है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक वायलेंट रूप लिया है कहीं ना कहीं, उसी की वजह से ग्रेट डिक्टेटर का एक उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो अभी तक जितना तुम लोग को पढ़ाया गया है उसी का यहाँ पे तुमको एक्सटेंशन बताया गया। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो मैंने पढ़ा दिया, उसी को यहाँ पे क्लब करके फिर से बताऊँगा छोटे छोटे पॉइंट में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन न्यू चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ यूरोप में, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। इट एक्टेड अगेंस्ट तुम्हारा ओल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्यूडल लॉस और सोशल इनइक्वलिटी। आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म का बात है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडियाज इन्फ्लुएंस हुआ यूरोप में और वर्ल्ड में भी। लुईस 16 जो है मोस्ट इनकम्पिटेंट है तुम्हारा, है ना। उसका सोशल इनइक्वलिटी देखो 3 मेजर फॉर्म्स में जानते हो। इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था, जानते हो, क्योंकि डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। टूरगेट, जस्निकर एंड कैलोन, ये तुम्हारा एक्सपर्ट के तौर पे आए थे जब क्राइसिस में चल रहा था। स्टैंड जनरल हुआ था, रेस टैक्स लगाने का बात था, नेशनल असेंबली बना था, टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, फ्रेंच फिलोसोफर आए, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। सब तुमको याद दिलाने का तरीका है क्या क्या हुआ है। बेस्टाइल का फॉल हुआ है, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने थे, पॉलिटिकल क्लब आया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली काम किया, नेशनल कन्वेंशन हुआ, गिलेटिन हुआ, रेन ऑफ टेरर हुआ, एंड ऑफ वार हुआ, रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। ये क्रोनोलॉजी है याद करने का, समझ गए ना, तो माइंड में रहे इस तरह, इसलिए अलग से बता, ठीक है। होप सो। तो तुम लोग के लिए मेंस के लिए क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिफर फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन। गुड क्वेश्चन, अभी तक तो पढ़ लिया, मैं दोनों कंपेयर करो। हाउ वे इनलाइटेंड आइडियाज रिफ्लेक्टेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वलिटी क्या है, सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सब तो वही है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ रेन ऑफ टेरर ड्यूरिंग द, क्या रीजन रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अलग अलग बनने लगा, मॉडरेट्स लोग का बात ही नहीं मान रहा है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर्म हो गया, एंड सो समझ गए ना बात को। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका भी, शुरू करें हम। होप सो। देखो तो यहाँ से मैं ऑप्शनल शुरू करता हूँ। देखो ऑप्शनल का बहुत सारा चीज़ कवर हो चुका है, बहुत सारा चीज़ कवर हो चुका है।
ठीक है ना। देखो तुमको लगेगा कि हम रिपीट कर रहे हैं, देखना देखो सच में तुमको लगेगा ऐसा। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये लार्ज स्केल सडन और फंडामेंटल चेंजेस है, क्योंकि रेवोल्यूशन है ये, ठीक है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डिफरेंट होने की वजह से, सोशो इकोनॉमिक अलग होने की वजह से टोटली डिफरेंट है अमेरिकन से। ये अमेरिकन क्वेश्चन एक है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 वाज अ लेसन ऑफ रेवोल्यूशन एंड मोर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कमेंट क्यों ना हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल फील्ड में चेंजेस आया था, ये अलग अलग चीज़ में हुआ है। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीन डिफरेंट था, क्योंकि फ्रेंच अंदर का पार्ट है। पॉलिटिकल रीजन क्या रहा है तुम लोग सब जानते हो कि फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पोटिक था, एब्सोल्यूट मोनार्की था, जो कि डिवाइन ओरिजिन पे बेस्ड था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम पूरा सेंट्रलाइज था, वीक रूलर था, लुइस 15 और 16 जानते हो, है ना। तो सफर मासेस जो है वो ख़राब दौर से गुजर रहा था, डेप्ट से गुजर रहा था। एरिस्टोक्रेटिक जो हाई ऑफिसेस में जो था वो पीपल के बात कभी समझा ही नहीं। नोबल्स और क्लर्जीमैन प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे। फ्यूडल वैल्यूज डोमिनेंट था, सो पावरफुल था। जुडिशियल लेवल में आर्बिट्रीनेस है, नो कोडिफाइड लॉज है ही नहीं, है ना। किंग का शब्द चलता था तुम्हारा, वही किंग का शब्द लॉ ऑफ लैंड हो गया। लॉज को मिसयूज़ किया जाता था पीपल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, समझे बात को। इसलिए डिसकंटेनमेंट हो गया लोगों के मन में। तो सोशल देखो फ्रेंच दो ग्रुप में डिवाइडेड थे, प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज, है ना। सब जानते हो इस चीज़ के बारे में। 2% से भी कम लोग थे, मगर जानते हो क्या क्या स्थिति था। 90% से भी ज़्यादा लोग थे, जिसमें कॉमन मासेस थे, बुर्जुआजीज क्लास थे, बिग मर्चेंट्स थे, बिग इंडस्ट्री ओनर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, पीजेंट्स 80% से भी ज़्यादा था, बता चुके हैं तुम लोग को, एंड सो ऑन। समझ गए। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, तो मैं इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा। इसको मैं यदि मैं पढ़ भी देता हूँ तो सबको समझ में आ जाएगा ये सभी चीज़, है। नोट्स एकदम क्लियर क्रिस्टल नोट्स सही है। कैसे नोट्स होना चाहिए, तो इस तरह का नोट्स होना चाहिए। इंट्रोडक्शन देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 was one of the greatest phenomena in the history of modern world, because with the outbreak of this revolution a new phase commenced in French history as well as in history of Europe. The ideas of French revolution inspired people of Europe to fight for their liberty. The revolutionary wars transformed political borders prevailing in Europe. Political borders change हो गया, उसका इम्पैक्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा साम्राज्य था वो खत्म हुआ। With the outbreak of French Revolution, the history of Europe was merged with the history of one event, one nation and one man. क्यों ना हो, नेपोलियन। समझ गए ना। The event was French Revolution। और वो क्या है, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहा जाता है कि यूरोप का हिस्ट्री रहा है, जो कि हिस्ट्री ऑफ वन इवेंट है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात है। वन नेशन का बात है, यानी कि फ्रांस के बारे में बात है। और वन मैन के बारे में, नेपोलियन के बारे में बात है। इस तरह पूछता है क्वेश्चन। तो देखो जैसे ही आउटब्रेक हुआ रिवोल्यूशन का, वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी सडन रिजल्ट। ये कोई सडन रिजल्ट नहीं है, ये लंबा दौर से चल रहा चीज बीज है, चाहे पॉलिटिकल फॉर्म में हो, सोशल फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म और रिलीजियस लाइफ में हो। क्योंकि चर्च का इतना इंटरफेरेंस पसंद नहीं था, इकोनॉमिक जान तो इतना डेप्थ था, सोशल इनइक्वलिटी था, टैक्सेशन उसको ही देना पड़ता। पॉलिटिकली तो क्या बोले, डिवाइन राइट्स है। लुइस 15-16 तो अपना मन से काम कर रहा है। 16 के टाइम में तो हद हो गया कि इतना प्रिंस का और क्वीन का इतना दबदबा है, इतना इंटरफेरेंस है, पसंद नहीं आया लोग को। तो देखो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं। देखो सफरिंग ऑफ फ्रेंच मैन एट द हैंड्स ऑफ डीजेनरेटेड एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी पुश इनटू द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन का धकेल दिया गया, क्योंकि तौर तरीका ही सही नहीं था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पोटिक था, किंग्स पावरफुल थे। जो तुम्हारा आइडिया था डिवाइन ओरिजिन का मोनार्की का, वो फॉलो किया जाता था। ये फॉलो करोगे तो अकाउंटेबिलिटी तुम्हारा जीरो हो जाएगा लोग के प्रति, लोग को पसंद नहीं आएगा। ठीक है। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारा सेंट्रलाइज नेचर का था, है ना, ऊपर ही रहेगा पावर। तो देखो ये तुमको दिखा तुमको कि लुइस 16 जो आए थे, 16 बोला 14, ठीक है, लुइस 14 है, ठीक है। लुइस जो 13 और तुम्हारा 14 के बारे में बताया है। देखो इसमें थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा सा पीछे भी गया है इसमें, तुमको 14, 15, 16 के बारे में बताया। इसमें 13 के बारे में बताया। देखो इसका पीरियड था तुम्हारा 1710 से लेके
1643 तक, लुइस 14 1643 से 1675 तक। इन्होंने पावरफुल सेंट्रलाइज मोनार्कियल सिस्टम बनाया था फ्रांस में, और द सिस्टम रिक्वायर्ड अ किंग ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी टू मैनेज अफेयर्स एफिशिएंटली। और जब सेंट्रलाइज अथॉरिटी होता है तो जो तुम्हारा किंग होगा वो एब्सोल्यूट ब्रिलियंट हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। जैसे अशोका था, ठीक है। अब अशोका के बाद सक्सेसर जितना वीक हुआ खत्म हो गया। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब का भी एब्सोल्यूट मोनार्क था और सेंट्रलाइज अथॉरिटी था, जैसे ही वीक सक्सेसर हुआ खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो तुम्हारा 13 और जो 14 है ये होल्ड कर लिया था अच्छे से, नंबर ठीक है। मैं इसके बाद जानते हो क्या हुआ है, देखो जब वीक रूलर्स आए तुमको बताए हैं 14 और 16 आए हैं, है ना। तो 74 से लेकर 7 देखो 92 में गिलोटिन हो गए थे वो, ठीक है। जब थ्रोन पे रखा गया तो बहुत दिक्कत हुआ है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइज जिसको स्टार्टेड वो दिखना शुरू हो गया, और पीपल का दुख दर्द समझ में आने लगा, और वही रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम वो एरिस्टोक्रेटिक था, यानी कुछ लोग मिलकर रूल कर रहे थे। ऑल हाई ऑफिसेज जो स्टेट का था वो मोनोपोलाइज था, नोबल्स और क्लर्जीमैन ले लिए थे। कमर्शियल तुम्हारा कॉमनर्स क्या है, जो कि 98% यानी कि लगभग 95% से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है उसमें। उसके पास बताओ कोई हाई ऑफिसेस ही नहीं है, लॉयर्स हैं मगर बड़ा पद ही नहीं मिल सकता, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं मगर हमको बड़ा पद ही नहीं मिल सकता है। फ्यूडल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट था तुम्हारा फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम में, जानते हो तुम लोग। तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, देखो लोकल लेवल पे फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत पावरफुल थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म वाला ट्रेंड था। इमेंस इन्फ्लुएंस इंजॉय करता था कॉमन मासेस के ऊपर। मेजर पार्ट ऑफ फ्रांस लैंड रिसोर्सेस फ्यूडल लॉर्ड्स के पास था। एक्सप्लॉइट करते थे पीजन को हर पॉसिबल वे में, ठीक है। टैक्सेशन मांगते थे, फ्री लेबर मांगते थे, इसलिए लोग त्रासदी में थे इस चीज़ को लेकर। जुडिशियल लीगल सिस्टम फ्रांस में आर्बिट्री था, कोई कोडिफाइड लॉज नहीं था, यानी कि कोई कंक्रीट लॉज नहीं था। एक कोई गलत काम दो आदमी अलग अलग तरीके करता था सेम काम, तो अलग अलग लॉ से आप पनिश करते थे। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया एक तरफ से। वर्ड ऑफ किंग मतलब लॉ ऑफ लैंड, जो लोग बोल दिया, तो पूरी तरीके से डेस्पोटिज्म का ये प्रतीक है। समझ रहे हो बात को ना? होप सो। द लॉज है तो यानी कि प्रोविंस टू प्रोविंस अलग अलग है। इनफैक्ट नो बॉडी इन फ्रांस न्यू द बाउंड्रीज ऑफ लीगलिटी एंड इलीगल। किसी को पता ही नहीं था क्या लीगलिटी है क्या इलीगलिटी, यानी कि कौन क्या करेगा तो इलीगल है, कौन क्या करेगा तो इलीगल है। बाउंड्री फिक्स नहीं है, यानी कि गरीब आदमी किया कॉमन मासेस तो इलीगल हो गया, और ऊपर वाला किया तो लीगल हो गया वही काम। ये बाउंड्री फिक्स ही नहीं था, आदमी को देख के डिस्क्रिमिनेट करके उस हिसाब से वर्डिक्ट दिया जाता था। तो ये तुम्हारा डी कास्ट के वर्स्ट फीचर था, यानी कि ये लेटर डी कास्ट के, ये फ्रेंच वर्ड है, ये जुडिशियल सिस्टम के बारे में बता रहा है कि ये वर्स्ट फीचर था तुम्हारा फ्रेंच जुडिशियल सिस्टम का। ये अरेस्ट वारंट था जी, दैट कुड बी परचेज बाय एनीवन फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट से कोई परचेज कर सकता है। एनीवन नेम कुड बी रिटन ऑन इट, किसी का नाम लिख दो और जेल में डाल दो, यानी कि रोलत एक्ट से भी खतरनाक है। ये खरीद लिया तुम जाके वहाँ से, जैसे नीतीश का केस हम खरीद लिए, नीतीश जो हो ना, तुम्हारे नाम से खरीद लिया हम, और तुमको जो बोले कि खरीद लिए चलो जेल में, बताओ ये क्या है? तो बोला पर्सन कुड बी पुट बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी क्राइम व्हाट्सओवर। किया नहीं किया, हम खरीद लिए दस्तावेज, ठीक है ना। यानी कि मान लो कि कोमल पढ़ रही है बहुत बढ़िया से दिन रात, ठीक है, हमको जेलसी हो गया क्योंकि हमारा ये कंपटीटर उठ रही है नेट से तो हम जाके खरीद लिए, ठीक है। और हम बोले कि देखो खरीद लिए, चलो तुम जेल चलो। ये बेचारा जेल में कट्टा खरीद लेगा, ठीक है ना, कट्टा ले रहा गधा, यहाँ पे लेटर खरीदेगा, कट्टा से उठो। समझ गए? यानी कि समझ रहे कितना लॉजिकल है ये, बताओ, फुल लॉजिकल है बताओ कितना आसान है तो दबाना। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज बाय द रिच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू एक्सप्लॉइट द पुअर। पुअर कुछ गुस्सा कर दिया तो खरीद लिया जाके। Due to this limitation of French political, due to these limitations, French politician people were suffering immensely. लोग सब त्रासदी में थे। The discontent produced by this suffering, ये दिखने लगा तुमको रेवोल्यूशन के फॉर्म में 1789 में।
यानी कि समझ रहे हैं, एक तो दबा कर रखे हो और उसके बाद आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट भी है कि उससे भी आप दबा सकते हो। यानी कि जुडिशरी भी हमारी तरफ से फेयर नहीं है, हमारे लिए फेयर नहीं है। समझ रहे हो ना, इतना कुछ है। तो पॉलिटिकल समझ गया, देखो इतना पॉलिटिकल बता दिया, सबको ऐड कर दो तो बाबू एक ग्रंथ बन जाएगा तुम लोग का। सोशल कॉजेस देखो, सोशल लाइफ जो फ्रांस में 18th सेंचुरी में था, पूरा एविल्स पड़ा हुआ है। क्यों ना हो, क्योंकि 2 क्लासेस में डिवाइड था, प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज में। प्रिविलेज जानते ही हो तुम, क्लर्जी मैन है, पहला स्टेट नोबल्स है, और तुम्हारा 25 मिलियन में यानी कि 2.5 करोड़ में क्लर्जी मैन मात्र 1.5 लाख है, बताओ, और नोबल्स 1.4 है। यानी कि हम होल पॉपुलेशन 2% भी नहीं है इसका ठीक से, और इन्जॉय कर रहा है ऑल टुगेदर 35% ऑल टुगेदर दोनों क्लर्जी मैन ही है नेचुरल रिसोर्सेज को। इंस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच मेंबर्स ऑफ प्रिविलेज क्लास दे वर फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ। बता, इतना रईस है तो टैक्स तो दे ही सकता था, ये तो नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर प्रिविलेज क्लास जो 3rd स्टेट में आता था, बताओ, वो 98% यानी कि मोर देन 95 कह सकते हो इस तरह, ठीक है। और उसके पास देखो, एंड दे आर ओनली 65% ऑफ टोटल नेशनल रिसोर्सेज, मात्र 65% है उसके पास। और वो देखो 2-3% जुटपुटिया परसेंटेज है उसका, और उसके पास 35 है। तो कितना इनइक्वलिटी है यहाँ पे। दिस क्लास ऑफ कॉमन एक्सट्रीमली डाइवर्स, अब बहुत डाइवर्स था। अब बताओ, इसमें गजब का तबका भी था, मिडिल क्लास, बुर्जुआजीज क्लास भी था, मर्चेंट क्लास है वो, एक्चुअली मिडिल क्लास नहीं होगा, मर्चेंट क्लास होगा, ठीक है। आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, पीजेंट्स है, वर्कर्स है, और भी बहुत सारे लोग, लॉयर्स है, बहुत सारे हैं। फ्रेंच मिडिल क्लास में क्या क्या होगा, देखो फ्रेंच मिडिल क्लास में क्या होगा, अच्छा ठीक है उसको मिडिल क्लास ही लो। मिडिल क्लास में क्या क्या हो जाएगा, एजुकेटेड हो गए, अवेकन हो गए, रिच मैन हो गए, मर्चेंट्स, बिग मर्चेंट्स हो गए, बिग इंडस्ट्री ओनर्स हो गए। हम बिल्कुल मिडिल क्लास ही होगा, क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, क्योंकि सोशल स्टेटस ही वही दिया गया था इन लोग को। इंटेलेक्चुअल्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब तुम्हारा कॉमन मासेस में यानी कि कॉमन मासेस के मिडिल क्लास में आते हैं। रिसोर्सफुलनेस ऑफ फ्रेंच मिडिल क्लास कुड बी कंप्रीहेंडेड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज गिव टू द रिसोर्सेज टू, क्या है, ब्रिज द डिफिसिट। हाँ, तुम यहाँ से पता कर सकते हो कि मिडिल क्लास तो सच में ही पैसा वाला सब था, कि वो डिफिसिट तो यही कंप्लीट कर रहा था। पैसा पाला हुआ तो बाबा बहुत हेल्प होगा रेवोल्यूशन करने में। सिंस इट इज़ अ रिसोर्सफुल एजुकेटेड, यानी कि ये रिसोर्सफुल था इसलिए एजुकेटेड अवेकेड, द लेवल ऑफ डिसकंटेंटमेंट हाईएस्ट था। यानी कि जो डिसकंटेंटमेंट, जो गुस्सा था, जो रिसेंटमेंट था, वो ज़्यादा तुमको मिडिल क्लास में देखने को मिला है। और ये लोग सपोर्ट भी कर देगा, क्योंकि ये लोग का फाइनेंशियली भी रिसोर्सफुल है, ये लोग पैसा है इन लोगों के पास। इट कुड सी दैट द सिस्टम ऑफ क्लास प्रिविलेज वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ इट्स प्रोग्रेस, दैट इज वाई फ्रेंच मिडिल क्लास वर द फार फ्रंट। इसलिए चूंकि इन लोगों के पास पैसा था, बस ये लोगों के पास प्रिविलेज नहीं था, पैसा वैसा था ही इन लोगों के पास, इसलिए फोर फ्रंट में रहे हैं ये रेवोल्यूशन के टाइम में। ये टॉर्च बैरियर रहे हैं, कदम दिखाने वाले। बताओ, पीजेंट्स 80% है, हाँ, टोटल फ्रेंच पॉपुलेशन का। कंडीशन तो बहुत बुरा हाल है इन लोग का, ठीक है। पूरा टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। फ्री लेबर प्रोवाइड करना पड़ रहा है फ्यूडल लॉर्ड्स को, ठीक है ना। कुछ रहा ही नहीं पे करने के लिए, कुछ रहा ही नहीं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। पीजेंट तो इसलिए रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया लार्ज नंबर में। द मेंबर्स ऑफ द प्रिविलेज क्लास यूज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पावर्स टू एक्सप्लॉइट कॉमन मासेस, है ना। ऊपर अपना पावर जो है अभी बताए थे। इनइक्वलिटी तुम्हारा मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से सफरिंग हो रहा था, इसलिए कह सकते हो कि इक्वलिटी मेन डिमांड रहा है, इसलिए इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का बात आता है। समझे बात को? इकोनॉमिक और समझ में आ रहा है सब? बहुत आसान हो गया ना समझाना। पहले पढ़ा, कुछ कुछ नया पॉइंट आएगा, थोड़ा डेटा आएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब चीज़ तो बता दिए यार, सब चीज़ तो वही आ रहा है, थोड़ा सा हल्का ऊपर से आ रहा है, मगर मोर और लेस सेम चीज़ आ रहा है। देखो, इकोनॉमिक कॉजेस भी बहुत सारे हुए हैं कि देखो फ्रेंच कॉलोनी क्या था, अंडर डेवलप कंडीशन में था, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उतना हुआ नहीं था, फ्रेंच इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट बेस्ड था, समझे। तो ये नया चीज़ तुम लोग जान लोगे। फ्रेंच एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट था, मेडिवल कंडीशन में था, क्योंकि वहाँ फ्यूडल ट्रेंड ज़्यादा था, तो क्या होगा, हाथ खराब हो जाएगा। गिल्ड सिस्टम, तुम्हारा गिल्ड सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रुप्स था तुम्हारा, वो मोनोपोली इंजॉय करता था, ठीक है। बताऊंगा मैं थोड़ी देर में क्या है ये चीज़। टैक्सेशन सिस्टम,
पूरी तरीके से रिच को फेवर करता था, बजट के लिए कोई सिस्टम ही नहीं था आपके पास। तो इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं ना कहीं ये फर्दर 70 के दशक में भी दिखा है, 80 के दशक में भी देखा गया था, जब फ्लड और ड्राउट आए थे फ्रांस में। वहीं समय से शुरू हो गया था, वहीं समय से स्टैग्नेट हो गया तुम्हारा एग्रीकल्चर, ठीक है फील्ड। तो चलो रिलीजन कॉज, रिलीजन भी जान ही लो कि कैथोलिक था फ्रांस, क्लर्जी मैन डिवाइडेड था तुम्हारा, जानते ही हो। लोअर क्लर्जी बताओ कॉमन में जा रहा है और ये मज़ा मार रहा है ना। इकोनॉमिक कॉजेस देख लो। इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले द मोस्ट important role in pushing France onto the path of revolution. It was the prevailing economic crisis that made revolution inevitable in France. इकोनॉमिक क्राइसिस था, बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से फ्रांस को जाना पड़ा रेवोल्यूशन में। फ्रांस इकोनॉमी अंडर डेवलप कंडीशन में था 80 के दशक में भी, 1780s के टाइम में भी। क्यों? क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ही नहीं, अनलाइक यूके, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कंट्री को डेवलप करने में, ठीक है। उसका अर्थव्यवस्था बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंच इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री था, प्रोडक्शन भी उसका हैंडक्राफ्ट से होता था। तो फ्रेंच एग्रीकल्चर भी तुम्हारा मेडेबल कंडीशन में थे, पुराना वाला। मोस्ट ऑफ द लैंड क्या है, फ्यूडल लॉट्स लिया है, तो पीजन के पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है, तो क्या एग्रीकल्चर इंप्रूव करेगा? चाहता तो है, क्योंकि जितना फार्मर्स खटेगा उतना एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, मगर वहाँ बैठा ही है तुम्हारा फ्यूडल लॉर्ड्स, बैठा ही है खाली एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो क्या करेगा इन लोग रिफॉर्म्स? ट्रेड एंड कॉमर्स तुम्हारा अंडर डेवलप्ड है, हाँ कोई डेवलप्ड ही नहीं है फ्रांस में। जो तुम्हारा मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिफ़िकल्ट था फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि लॉज अलग अलग थे अलग अलग प्रोविंस में। तो वहाँ जाओगे तो वहाँ अलग ही लॉ लग जाएगा, अलग लॉ लग जाएगा तो तुम्हारा हो सकता है कि गुड्स और महंगा हो जाए। कोई यूनिफॉर्म नहीं है तुम्हारा टैक्स सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इसलिए गुड्स और सर्विसेज डिफ़िकल्ट था फ्रांस के अंदर, क्योंकि अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग लॉज थे। गिल्ड सिस्टम तुम्हारा वर्स्ट फ्यूचर था फ्रेंच इकोनॉमी का। देखो अब गिल्ड सिस्टम जानते ही हो तुम लोग, क्या होता है, डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ जो कि मर्चेंट क्लास का एक वो हुआ, संगठन हुआ। दिस गिल्ड्स वेर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल था और मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल रहता था इसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। नो बॉडी कुड ट्रस्ट अ न्यू प्रोफेशन, और कोई भी नए प्रोफेशन में नहीं जा सकता है, और नॉट टू इंक्रीज इज प्रोडक्टिविटी विदाउट द परमिशन, यानी कि बिना परमिशन का, यदि गिल्ड से परमिशन नहीं मिला तो आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, कोई नया प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो, ठीक है। यानी कि गिल्ड का पूरा कंट्रोल था, और जब तक फ्री मार्केट नहीं होगा तब तक कैसे बढ़ेगा मार्केट आगे, समझ गया ना। तो ये गिल्ड्स क्या था फ्रेंच इकोनॉमी में, क्या है ये फ्रेंच इकोनॉमी मेडिवल टाइम में एक्टिव था ये, और कहीं ना कहीं मेडिवल जो कंडीशन फ्रांस का हुआ है यही गिल्ड सिस्टम प्रिवेलिंग की वजह से हुआ है, ये बढ़ने नहीं दिया आगे। यदि ये नहीं रहता और फ्री मार्केट रहता, जैसे जोलोविन यूनियन जो था, जोलोविन जो था तुम्हारा पर्शिया में, वो कितना आगे बढ़ा है, जो बिस्मार्क ने यूज़ किया था उस चीज़ का। तो ऐसा ये नहीं था ये गिल्ड सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम फ्रांस का क्या है, फॉल्टी है ना, प्रिविलेज वाले लोग हट रहे हैं, इंटायर टैक्स कॉमन के ऊपर, कॉमन मासेस के ऊपर है। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर स्टेट टू मोबिलाइज सफिशिएंट ड्यू टू द फॉल्टी टैक्स। स्टेट पास मोबिलाइज नहीं कर पाता था क्योंकि फॉल्टी मैकेनिज्म था। बताओ ये तब का लोग बैठा हुआ है, और जो जिसके पास रिसोर्सेज कम है उससे पैसा लोगे तो कम ही ना रेवेन्यू जनरेट होगा तुम्हारा, ठीक है। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ बजट, कोई बजट सिस्टम ही नहीं है फ्रांस में। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग स्टेट एक्सपेंडिचर एज पर द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फ्रेंच गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोन ले रहा है और डिफिसिट को ब्रीच कर रहा है। तो क्या होगा बाद में, यही तुम्हारा डिफिसिट जाकर डेब्ट बन जाएगा, पब्लिक डेब्ट बन जाएगा, पब्लिक डेब्ट बन जाएगा, टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। देखो तुम लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे में बजट में जानते हो इस चीज़ के बारे में, इसलिए चिंता व्यक्त किया जाता है कि फिजिकल डिफिसिट कम हो तो अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द दिस लोन्स वेर गिवन बाय द, अब देखो अब लोन जो लिया है फिजिकल डिफिसिट कहाँ से, जैसे मार्केट बोरोइंग होता है, तो देखो मिडिल क्लास लोग वाले लोग सब दे रहे हैं, टैक्सेशन छोड़ के, टैक्सेशन तो देगा ही और कर्ज भी लेता है ना, जैसे देखते हो ना अभी होता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से आता है कि नहीं आता है, या बॉन्ड जारी करके आता है ना, तो कैपिटलिस्ट क्लास लोग देते हैं। द अनरेगुलेटेड स्टेट एक्सपेंडिचर, जो मन घड़ंत जो खर्च कर रहे हो, जिसके लिए ब्लूप्रिंट नहीं है, जहाँ आया वहाँ खर्च कर दिया, आयासी के लिए खर्च कर दिया, वार के लिए खर्च कर दिए, इस तरह का जो खर्च है कहीं ना कहीं फ्रांस को इसने
एक्सट्रीम सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेला है। और 1786 से लेके 87 इस पीरियड में जो स्टेट का बाबू जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया था और बैंकरप्सी में चला आया था, बोले थे ना बैंकरप्ट हो गया था। और यही तुम्हारा कहीं ना कहीं जाके एक संकेत दिया कि रेवोल्यूशन हो सकता है फ्रांस में, समझ गए। तो इकोनॉमिक जो क्राइसिस तुम्हारा प्रिवेलिंग था फ्रांस में, इसने इंटेंसिफाई कर दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं और नेचुरल कैलेमिटी अलग से चल ही रहा था। तो देखो रेगुलर ड्रॉट्स और फ्लड्स तो तुम्हारा फ्रांस में 1770s और 1780s में हो रहा था। वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच पीजेंट्स क्या अपना क्रॉप्स खो दिए थे, ठीक है, और सब नियर बाई टाउन्स और सिटीज़ में जाके शरण ले लिए थे। तो थाउजेंड्स ऑफ सच पीपल हैड गैदर्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस में, ये गैदर हो गए। हंगरी है, हंगरी अनएम्प्लॉयड लोग सब हैं, मॉब बन गया ये लोग गुस्से से। और ये रियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, क्योंकि आदमी चाहिए रेवोल्यूशन के लिए और ये लोगों को खाना नहीं मिल रहा, इसलिए ब्रेड बोले थे ना, ब्रेड का कमी हो गया था इसके वजह से, क्योंकि रेगुलर ड्रॉट हो रहा था 20-30 साल से। दे फॉट हार्ड अगेंस्ट रॉयल ट्रूप्स, फाइट किया। दे हैड नथिंग, कुछ नहीं था, मतलब पाने के लिए कुछ नहीं है, समझ, हाँ, खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, मरेंगे मरेंगे ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, तो लड़के मरेंगे, क्यों, खाने के लिए है ही नहीं कुछ हमारे पास। क्या है, जब आदमी पास मान लो कि कुछ है ही नहीं, कोई मौका ही नहीं मिला, ऐसे ही मरना है, तो विद्रोह करके मरेंगे, समझ रहे हो ना, ये तो होगा ही होगा। अभी भी तुमको बोल दिया जाए क्या, तो तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है, विद्रोह कर देगा तुमको, समझ रहे हो ना। तो सब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है और रिलीजियस क्राइसिस आज जान लेंगे, ठीक है, आज लास्ट रहेगा रिलीजियस कॉजेस के बारे में। इविल जो तुम्हारे फ्रेंच रिलीजियस सिस्टम में था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि फ्रांस कैथोलिक नेशंस वाला प्रीडोमिनेंट था, चर्च था, और कैथोलिज्म कैरेक्टराइज्ड है तुम्हारा जहाँ पे चर्च का इंस्टीट्यूट, यही तो प्रोटेस्टेंट यही तो चाह रहा था, है ना, प्रोटेस्टेंट यही तो था कि ये चर्च का इतना मोनोपोली ना हो, चर्च क्लर्जी मैन अपना एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। जो क्लास ऑफ क्लर्जी मैन क्या है, वो इंटरनली डिवाइडेड है, तुम जानते हो, हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी में जो मेंबर्स है हायर क्लर्जी का, वो नोबल्स का ही डिसेंट्स है, यानी कि उसी का निकला हुआ चीज़ है, और लोअर क्लर्जी तुम्हारा कॉमनर्स का है, डिसेंट मतलब वहाँ का ग्रुप का है। हायर क्लर्जी तुम्हारा वो बिहेव करता है एकदम नोबल्स की तरह, ठीक है, चर्च पे एकदम मज़े में है, कोई मतलब नहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ से, पहले बताए थे, ठीक है। दे यूज्ड टू एंटर चर्च, चर्च पे आता था, एकदम एंजॉय करता था अपने वेल्थ को, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जीता था। और लाइफ्स क्या है इसका, फुल ऑफ इविल्स है, यानी खाली गंदा गंदा काम कर रहा है बैठ के। इवन द इविल जो चर्च में प्रिवेल थे वो भी ओपन आना शुरू हो गया, ठीक है। पीपल बोला कि रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, और रिफॉर्म्स लाएंगे कैसे, तो रेवोल्यूशन के रास्ते पे चढ़ते हुए, ठीक है ना। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास। देखो कल भी बताएंगे तो यही सब बताएंगे, फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ये इस पर थोड़ा सा और डिटेल जान लेंगे, देखो इनके बारे में दिया गया है, कल जानेंगे।